हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र है जो उनकी परीक्षा में काफ़ी लाभ होने वाला है। और परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से पढ़िए और अपने परीक्षा की तैयारी करिए। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर छठा का, यानी 6 मॉडल पेपर आपके लिए प्रस्तुत है। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन है निम्न, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प को चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, घनीय क्रिस्टलों में अच्छे दूरियों पर अथवा कोर लंबाई होती है कितना? ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। तीसरा है आपका ये नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी के। और डी है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 के। तो आपका कौन सा क्वेश्चन सही है? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ये सही है, ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन बताया कि 8 ग्राम NaOH 450 ml ब्लेंड में घोला गया है, यानी घुला है। तो ब्लेंड की मोलरता ज्ञात करिए। तो ब्लेंड की मोलरता आपको ज्ञात करना है। तो मोलरता बराबर क्या होती है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे ब्लेंड का आयतन लीटर में। ठीक है। तो 8 ग्राम आपका विलेय है, तो भार बटे अणुभार, जिसका यानी तुल्यांक की भार निकालेंगे। तो 8 बटे यानी OH का होता है 40। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 8 पंचे 40, 1/5 और 1/5 को आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.2। ठीक है। ये चीज़ आया आपका, कितना आया ऊपर? ये तो पहला सही है। तो 8 बटे जब आप लिखेंगे 8/40, तो कितना आया आपका? 0. ऊपर आया 0.2। ठीक है। इसका मान हो जाएगा 0.2। फिर अब 450 ml आपका जल दिया हुआ है, तो 450 बटे 1000 कर देंगे। जब 1000 कर देंगे तो आपका ब्लेंड का आयतन लीटर में निकलेगा। तो इसको जब आप करेंगे तो 450 बटे 1000 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.04, है ना। ये आपका मान आ जाएगा 0.045। ठीक है। अब इधर आपका कितना है? 0.2। अब इसको बटे में कर देंगे तो 0.2 बटे 0.45। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20/45। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे 20/45 को, तो क्या हो जाएगा? 20/45, है ना। तो 5 चौक 20, 5 9 45, यानी 4 आया। अब 4/9 को अगर सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 4.0, ये आएगा आपका 0.444। ठीक है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कितना आएगा? 0.044। ठीक है। तो ये आपका सही हुआ। ठीक है। आप लगा लेंगे इसे। तो पहले का आपका आंसर ये सही है, तो दूसरे का खा का क्या सही है? पहला 0.44। ठीक है, सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर? तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, ब्लेंड के ताप पर, ब्लेंड की मोलरता पर, या इनमें से सभी। तो क्या है? इनमें से सभी पर यह निर्भर करता है। ये ठीक है, इनमें से सभी। घा क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु 400
ये घा खंड है। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु कितनी है? 400 है। तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? तो इसका वेग स्थिरांक होगा 1.73 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है। अगला देखिए घा खंड, ये हो गया। अब अंगा खंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बोनिल अमीन अपक्रिया नहीं देता है? ये आपको बताने हैं। तो किसमें कार्बोनिल अमीन अपक्रिया नहीं देता है? कौन? तीसरा सही है। और चौथा चा खंड है सही, आरएनए में उपस्थित क्षारक है। ठीक है। तो आरएनए में उपस्थित क्षारक कौन है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है। इसमें थाइमिन नहीं होता है। ठीक है। उपस्थिति क्षारक की बात कर रहा है, तो इसमें ये आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल उपस्थित होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। लेकिन तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? उपस्थित। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है बेटा, कह रहा है जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुल क्षमता की गणना कीजिए। ये देखिए, वी नो दैट बीसीसी की अवयव कण मात्रक कोष्ठिका के केंद्र तथा कोनों पर स्थित है, अतः इस स्थिति में कार्य विकर्ण 3 अवयवी कणों से स्पर्श करता है। ये देखिए, क्लियर। ये आपके फलक बने हुए हैं, ये बी डी जी सी है ना। ये देखिए, ये आपका कर्व फलक बन गया। केंद्रीय एकक कोशिका की संरचना है। इसमें पी क्यू बराबर होता है R + 2R + R। ये √3 = R + 2R है ना। ये आपका मान है। अतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या 2 होती है, अतः संकुल क्षमता बराबर क्या होगा? 2 परमाणुओं का आयतन बटे घनीय एकक कोशिका का आयतन। क्लियर। 2 परमाणुओं का आयतन बराबर होता है 2 × 4/3 πr³। ये आप मान रखेंगे, ये मान आपका समीकरण में रख देंगे और मान आपका आएगा कितना? 68%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के सिरे की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। चीनी है ना। तो चीनी तथा जल कितना है? दोनों मिलाकर के 214.2 ग्राम। चीनी कितनी है? आपकी है 34.2 ग्राम। आप इसमें से जल की मात्रा निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? आप 214 में 214 - 34.2 करेंगे तो कितना आएगा? 180 ग्राम। ठीक है। तो चीनी का मोलर भार MW बराबर कितना आएगा? 342। ठीक है। आप मान रख देंगे, जी मान आप रख देंगे और आपका मान आ जाएगा। टेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की आपको गणना करनी है। तो Zn + Cu गिब्स और Zn कॉपर। तो देखिए, गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होती है? ये आपका है ΔR G0 = -NFE0 है ना। ये मान होता है। वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक अपक्रिया के वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है और ताप में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 2 गुना हो जाता है। ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से आर्हेनियस समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये मान है। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? प्रथम कोटि की अपक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना करिए।
अगला है बेग स्थिरांक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक अपक्रिया का बेग स्थिरांक ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है तथा ताप में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस के वृद्धि पर इसका लगभग दोगुना हो जाता है। ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से आर्हेनियस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, के इक्वल टू ये ई माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अपक्रिया का बेग स्थिरांक क्या है। प्रथम कोट की एक अपक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस बेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किसी अपक्रिया का बेग स्थिरांक उस समय अपक्रिया के बेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। ठीक है, पदार्थ की सांद्रता 50 सेकेंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अतः अर्धायुकाल वहाँ पर कितनी हो जाएगी, टी हाफ इक्वल टू 50 सेकेंड। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए बेग स्थिरांक के बराबर 0.693 बाई टी हाफ, तो इसका मान रख देंगे, ये मान आपका आ जाएगा के बराबर 1.38 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय कोलाइड में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये तो पहले अस्थायित्व, फिर दृश्यता, श्यानता, विद्युत अपघट्टों का कोई प्रभाव, पृष्ठ तनाव और विद्युत आवेश। तो इसमें एक एक करके देखिए। गुण में देखिए, उत्क्रमणीय कोलाइड ये अत्यधिक जलयोजित होते हैं, ये अत्यधिक जलयोजित नहीं होते हैं। अस्थायित्व में देखिए, इनका कोलाइडी विलयन अधिक होता है, कोलाइडी विलयन अधिक अस्थायी होता है, अर्थात इनके कोलाइडी विलयन का आसानी से अवक्षेपण नहीं होता है। इनका कोलाइडी विलयन कम अस्थायी होता है, अर्थात इनके कोलाइडी विलयन का आसानी से अवक्षेपण नहीं हो पाता है। दृश्यता क्या है, प्रक्षेपित कण अति सूक्ष्मदर्शी से न तो दृश्य होते हैं, ना ही इन्हें पहचाना जा सकता है, और प्रेक्षित कण यद्यपि देखे नहीं जा सकते लेकिन इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पहचाना जा सकता है। श्यानता, इसकी श्यानता प्रक्षेपण माध्यम में श्यानता से अधिक होती है, इसकी श्यानता प्रक्षेपण माध्यम से श्यानता के लगभग बराबर होती है। विद्युत अपघट्टों का प्रभाव नहीं होता है, इसमें विद्युत अपघट्ट की मात्रा डालने पर कोलाइडी विलयन का एक अवक्षेपण हो जाता है। पृष्ठ तनाव, इनमें प्रक्षेप्य माध्यम का पृष्ठ तनाव समान होता है, इसमें प्रक्षेप्य माध्यम में प्रक्षेपण माध्यम पृष्ठ तनाव समान होता है। आवेश में देखिए, कणों पर बहुत कम या शून्य आवेश होता है, कणों पर एक निश्चित धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश होते हैं। जैसे कौन कौन से उदाहरण है, गेंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि के जल के कोलाइड उदाहरण इसमें है आपका धातु ऑक्साइड, धातु के हाइड्राइड आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत आपाहन द्वारा कोलाइडी विलयन के शोधन का सचित्र वर्णन कीजिए या कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद्युत आपाहन देखिए क्या है, आपाहन प्रक्रम को तीव्र करने हेतु विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रक्रम विद्युत आपाहन कहलाता है। क्लियर, विद्युत आपाहन क्रिया द्वारा कम समय में कोलाइड को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना संभव है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनित अशुद्धियाँ तीव्रता से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगती हैं। यद्यपि इस प्रक्रम के द्वारा अचालक अशुद्धियाँ जैसे अल्कोहल, शक्कर आदि के पृथक्करण को तीव्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अशुद्धियाँ विद्युत धारा के द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। ये देखिए आपका है, ये विद्युत आपाहन विधि है। क्लियर, ये विधि आपको बनाना पड़ेगा। इसमें प्रयुक्त उपकरण आपाहन के समान होता है, परंतु इसमें आपाहन क्रिया के तीव्र करने हेतु बाह्य पात्र से में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप HCl से क्लोरीन तथा क्लोरीन से HCl कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए। तो ये देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन का निर्माण, HCl अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस बनाई जाती है। ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस Cl2, ये बनता है।
दूसरा कह रहा है क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन जल से प्रक्रिया करके HCl बनाती है। Cl2 जब जल से 2Cl2 2H2O से जब सूर्य के प्रकाश में क्रिया करता है तो 4HCl का निर्माण होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है संकरण धातुएं उत्प्रेरक का कार्य करती हैं क्योंकि ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रेरित कर सकती हैं। आयोडाइड तथा परसल्फेट आयन के बीच होने वाली अपक्रियाओं को कैसे उत्प्रेरित करता है? यह कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कोई 3 प्रक्रम के उल्लेख कीजिए जिसमें संकरण धातुएं उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। तो ये है आपका कि आयोडाइड तथा परसल्फेट आयनों के मध्य होने वाली अपक्रिया निम्न है। आयोडीन यानी आयोडाइड्स प्लस H2SO2O8 गिव्स आउट Fe3, तो इसमें आयोडीन बना। Fe3 आयनों की भूमिका क्या है? इस तरह से है Fe3+ + 2 आयोडीन, जब इसमें अपक्रिया करेगी आयोडाइड तो 2Fe बनेगा। ठीक है, ये अपक्रिया बन जाएगी। और दूसरा कह रहा है संस्पर्श प्रक्रम में SO2 के SO3 में ऑक्सीकरण के लिए वैनेडियम ऑक्साइड होता है। हैबर प्रक्रम में नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के निर्माण में महीन चूर्णित आयरन होता है। और KClO3 से ऑक्सीजन बनाने में MnO2 होता है। KClO3 से ऑक्सीजन बनाने में MnO2 का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक में IUPAC नाम आपको लिखना है। कौन सा IUPAC नाम लिखना है? K3CrC2O4 का होल 3। तो K3 पहला है K3CrC2O4 का होल, तो ये K पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो। फिर क्या है कि कौन सा और लिगेंड जुड़ा है इसमें? क्रोमेट है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट। दूसरा कर रहा है CO एमीन का होल 6 है और कार्बोनेट और आपका Cl है। तो क्या है? पेंटा एमीन का देखिए 5 है तो पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। ठीक है, क्लोराइड। क्लियर। ये आपका IUPAC नाम लिखने को आएगा। अगला है, अगले का नाम ये है आपका K3। ये आपको दिया गया है K3AlC2O4, तो इसका नाम, और दूसरे का दिया गया है K2ZnO4। तो देखिए इसका जो नाम है वो है पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्मिनेट 3 और पोटेशियम टेट्राहाइड्रोऑक्सो जिंकेट। ठीक है, इसमें जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन C5 एस्टेन अंधेरे में क्लोरीन के साथ में अपक्रिया नहीं करता परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक देता है। C5H9Cl देता है। हाइड्रोक्लोरिक की संरचना बनाइए। तो अणु देखिए ये है आपका, देखिए C5H10 यानी CnH2n का ये सूत्र है। इसका मतलब एल्कीन है। क्या है? अणु सूत्र है आपका। देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है एक हाइड्रोकार्बन है C5H10। तो C5H10 किसका सूत्र होता है? एल्कीन का। CnH2n है यानी C कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10 है तो एल्कीन हो गया। यह साइक्लो एल्केन भी हो सकता है। दूसरा बताया गया, कह रहा है कि चूंकि हाइड्रोकार्बन अंधेरी में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता अतः एक एल्कीन नहीं है। यह एल्कीन नहीं अपितु यह साइक्लो एल्केन अर्थात साइक्लोपेंटेन है। तो ये साइक्लोपेंटेन आपका साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ये आपका साइक्लोपेंटेन दिखाई दे रहा है। सूर्य के तेज प्रकाश में यह केवल एक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनाता है। इस कारण सभी हाइड्रोजन परमाणु समान होने चाहिए अतः यह एक साइक्लोपेंटेन है। क्या है? एक साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन है और अंधेरे में सूर्य के प्रकाश में यह क्रिया करता है। तो एक ऊपर तो कोई क्रिया नहीं करता, मतलब कोई उत्पाद नहीं देता। नीचे देखिए क्लोरोसाइक्लोपेंटेन दिया आपका। क्या बनाया? क्लोरोसाइक्लोपेंटेन C5H10Cl। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पर उदाहरण से समझे सम्मित ईथर और विलियमसन ईथर। तो पहले है आपका सम्मित। देखिए ईथर 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको सम्मित और असम्मित ईथर। तो सम्मित ईथर किसे पहले जान लीजिए? जिसमें दोनों एल्किल समूह
ये देखिए आर वो आर, जब आर वो आर, जो आर आर होते हैं, जब ये दोनों समान होते हैं तो सम्मित होता है, और जब समान नहीं होते, नॉट इक्वल टू होते हैं, तो असम्मित होता है। ठीक है, तो जब दोनों एल्किल समूह समान ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं तो सम्मित ईथर होता है, और जब आर आर दोनों विपरीत होते हैं, डिफरेंस होते हैं, तो उसे असम्मित ईथर कहते हैं। क्लियर? जैसे उदाहरण देखें, जैसे CH3 वो CH3, ये क्या है? ये सम्मित ईथर है। लेकिन C2H5 वो CH3, अगर ये कहा जाए तो क्या है आपका? ये आपका असम्मित ईथर है, क्योंकि इसमें दिखाई जो आपके एल्किल समूह है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर असम्मित ईथर है, अर्थात दोनों आर, ये आर आपके समान नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर CH3 वो, तो यहाँ पर होगा C2H5, ये आपका कैसा होगा? असम्मित ईथर होगा। क्लियर? चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह या एरियल समूह भिन्न होते हैं तो उस ईथर को क्या कहते हैं? मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर कहते हैं, जैसे एथिल मेथिल ईथर। क्लियर? सुनिए बात, अगर सम्मित ईथर पूछा जा रहा है आपसे, जब अगर मान लीजिए आपसे सम्मित ईथर पूछा जा रहा है, सम्मित, तो जब सम्मित ईथर पूछा जाएगा तो क्या होगा? उसमें आर, वो आर जो है उसमें आर दोनों बराबर होंगे, अर्थात CH3 वो CH3, ये कौन से ईथर हैं? ये आपके सम्मित ईथर हैं। और जब यह आपका दूसरा उदाहरण हो जाएगा C2H5 वो C2H5, लेकिन जब दोनों एल्किल समूह समान नहीं होंगे तो असम्मित ईथर हो जाएगा। क्लियर? विलियमसन ईथर संश्लेषण यह असम्मित अथवा ये सम्मित अथवा असम्मित ईथरों के निर्माण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ में एल्किल हैलाइड को गर्म करके ईथर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका है आर वो आर, देखिए यहाँ पर, देखिए ये आर वो आर है, इसमें यहाँ से एक्स और यहाँ से यानी ये इतना काट करके अलग कर दिया जाता है, और आर वो आर आपका ये बन जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आपका यहाँ पर ईथर बन जाता है। श्मिट अपक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। श्मिट अपक्रिया, एसिटिक एसिड को जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में अपक्रिया करते हैं, यानी N3S के से में अपक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है? तो ये मेथिलेमीन बनता है। यहाँ पर देखिए ये एथिल लिखा हुआ है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? ये एथिल लिख गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका ये सूत्र गलत हो गया है। यहाँ पर ये होना चाहिए CH3CH2, ये CH2 हो जाएगा, तो C2H5NH2 हो जाएगा, यानी एथिलेमीन हो जाएगा। ठीक है, CH3 है और CH2 ये होना चाहिए, तब इसके साथ में NH2 जुड़ेगा। ठीक है, तो C2H5NH2 यानी एथिलेमीन। एथिलेमीन का सूत्र क्या है? CH3CH2NH2। ठीक है, ये है आपका एथिलेमीन, क्योंकि यहाँ पर CH3 जब CO से अपक्रिया करेगा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में, तो CH3 यहाँ का और एक H यहाँ एक H यहाँ, तो CH2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है आपका, मेथिल लिखा तो है एथिलेमीन, लेकिन यहाँ पर एक CH2 नहीं है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए, यहाँ पर आप CH2 होगा। क्लियर? CH3CH2NH2 होगा। क्लियर? और अगर मान लीजिए मेथिल, ये आपका एथिलेमीन है, और जब मेथिल एमीन होगा तो क्या होगा? CH3NH2। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है आपका, क्या लिखा है? लिखा तो है आपका मेथिलेमीन, लेकिन यहाँ पर ये नाम लिखा है एथिलेमीन का,
तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका मिथिलेमीन। क्या है, मिथिलेमीन, इसको लिखे मिथिलेमीन। ये मिथिलेमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन गैस। क्लियर। और अगर एथिलेमीन होता, एथिलेमीन है तो एथिलेमीन का सूत्र क्या है, C2H5NH2। ठीक है, तो ये आपका बनेगा मिथिलेमीन। यहाँ पर इसको कहेंगे मिथिलेमीन। तो मिथिलेमीन को जब KOH से क्रिया कराएंगे तो मिथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। फिर एनिलीन को क्लोरोफॉर्म के एल्कोहली के साथ में क्रिया करेंगे तो आपका ये बनेगा। क्लियर। देखिए, और सीमिट अपक्रिया के साथ साथ में यहाँ पर हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया भी आपको बता दिया गया है। जब एमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन या प्रबल क्षार अन्य OH, चक्के OH आदि के साथ में कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को एमाइड समूह के CO समूह उत्पाद से कम हो जाता है, इसलिए इसे हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। क्लियर। ये RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH से पूरा करेंगे तो RNH2 बनेगा, है ना, एनिलीन। उदाहरण में देखिए CH5CONH2 गिव्स प्लस Br2 प्लस 4KOH से आप क्रिया करेंगे तो एनिलीन बनेगा आपका। अगला कह रहा है फेलिंग विलेन क्या है, क्या होता है जब ग्लूकोज के साथ में इसे गर्म किया जाता है। रासायनिक समीकरण भी आपको देने हैं। फेलिंग विलेन वास्तव में फेलिंग विलेन दो विलेनों का मिश्रण है। फेलिंग विलेन यानी ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन होता है, जिसमें फेलिंग विलेन ग्लूकोज का जलीय विलेन फेलिंग विलेन डाल करके गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेष प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज है, CO आप मिलाएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियान तथा आर्गन के उपयोग सूचीबद्ध समझाइए, यानी नियान के प्रमुख उपयोग बताइए। देखिए, नियान के उपयोग, इसका उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों के विज्ञापन प्रदर्शन हेतु में किया जाता है। नियान बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में किया जाता है। नियान का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर तथा सूचकों में किया जाता है। और आर्गन का उपयोग, देखिए, आर्गन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग उच्च ताप धातुकर्मीय प्रक्रमों के अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। और प्रयोगशाला में इसका उपयोग वायु सुग्राही पदार्थ के प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। राउल्ट के नियम आपको बताने हैं। राउल्ट के नियमानुसार धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का अर्थ क्या होता है। डेल्टा मिश्रण का चिन्ह विदलनों से कैसे संबंधित है। ये धनात्मक विदलन, जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रागुक्त किया जाए तो किए गए वाष्प दाब से अधिक हो तो वो क्या है, धनात्मक विदलन कहलाता है। इस दशा में विलयन का विलायक के अणुओं के मध्य में अन्योन क्रियाएं विलेय के अणुओं विलायक के अन्योन क्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती है। इसके कारण विलयन में से विलेय और विलायक के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर जाते हैं। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ये ठीक है। धनात्मक प्रदर्शित करने वाले विलयन के गुण है आपके ये। धनात्मक विचलन कौन है, एल्कोहल, एथिल अल्कोहल तथा जल, एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा बेंजीन, एसीटोन तथा बेंजीन। एक है धनात्मक विचलन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन। देखो, ये आपका धनात्मक विचलन वाष्प दाब बताता है और ये ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक विचलन में क्या बताया गया कि जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रागुक्त किए गए वाष्प दाब से कम होता है तो इसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इस प्रकार के विचलन में ये -A तथा B का अन्योन्य क्रियाएं के मध्य में अन्योन्य क्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती है। ऋणात्मक विचलन के परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में कमी होती है। ये अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, अर्थात धात्विक अर्धव्यास 150 mm है। तो पहला बताना है इसमें एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए और 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितने एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं। तो पहला देखिए, FCC
कोशिका के लिए हर इक्वल टू ये बाय 2√2 प्रश्नानुसार सब मान रख देंगे, ये मिलेगा और दूसरे का रखेंगे तो आपका ये प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोट की अपक्रिया का उदाहरण देते हुए वेग स्थिरांक व्यंजक का सूत्र आपको निर्धारित करना है। तो प्रथम अपक्रिया की कोट वो अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 + O2, ठीक है, दर बराबर क्या होगा K/2O5। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निम्न है, K बराबर 2.323/T log10 वहाँ ये बाय ये -x, सभी का मान देख लीजिए क्या है। ये डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, उनके गुण के कारण आप उनके गुणों से व्याख्या करनी है। देखिए क्या है आपका चुंबकीय संक्रमण, वह तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन अंतिम उपांतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व sp के मध्य में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जो S और P के मध्य में होता है उसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आपने आसानी में देखा होगा कि संक्रमण तत्व कहाँ का लगे हैं, S और P के मध्य में लगे हैं। इसका देखिए चुंबकीय गुण संक्रमण तत्व तथा आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण चुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है √N + 2Bm, जहाँ N क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और Bm क्या है बोर मैग्नेटॉन है। परिवर्ती अक्सीकरण अवस्था NS व N-1 डी कक्षकों की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अतः संक्रमण तत्व कैसे होते हैं, परिवर्ती अक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। ये Mn द्वारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था MnO7 और MnO4 में परीक्षित करते हैं। अब आ गया निम्न अपक्रियाओं पर आपको टिप्पणी लिखना है। बटेज अपक्रिया, बटेज फिटिंग अपक्रिया, डॉर्जन अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया, हाइड्रोफॉर्म अपक्रिया, हॉलोफॉर्म अपक्रिया। तो देखिए ये आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपको बार बार दिया जा रहा है। हमने जितने भी मॉडल पेपर बनाए सब में ये अपक्रिया जरूर डाल दिए, क्योंकि ये 2 अपक्रियाएँ भैया आपको बिल्कुल देखना ही देखना है, क्योंकि 2 अपक्रियाएँ इसमें फंसेगी। तो बटेज अपक्रिया को देख लीजिए। जब एल्किल हैलाइड्स यानी RX के सोडियम के साथ इथेरिल ब्लेंड के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन के उच्च सदस्य प्राप्त होते हैं यानी एल्केन बनते हैं। ये CH3Cl + 2Na + CH3 जब अपक्रिया करता है तो एथेन प्राप्त होता है यानी हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। क्लियर। ये देखिए यहाँ पर आपका ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एथिल क्लोराइड से अपक्रिया करता है एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड समूह निकल जाएगा और आपके ब्यूटेन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, ये आपको जानना जरूरी है। बटेज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, किसी हैलोएरीन के सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के इथेरिल ब्लेंड के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है, और उच्च एरीन का निर्माण करता है। इसे बटेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। ये देखिए आपका उदाहरण है। फिटिंग अपक्रिया जब 2 एरिल हैलाइड्स सोडियम के साथ में गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है। यह अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। डॉर्जन अपक्रिया के में क्या होता है, एल्कोहल को पिरिमिडीन की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित थायोडीन क्लोराइड के साथ में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। यह अपक्रिया डॉर्जन अपक्रिया कहलाती है। सामान्यतः यह अशाखित प्राथमिक एल्कोहल को हैलाइडों में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये
हुंस डीकर अभिक्रिया में देखिए उच्च वसा के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंस डीकर अभिक्रिया कहलाती है। आयोडोफार्म में क्या है, यह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल, प्रोपेनॉन या अन्य उपयुक्त यौगिक के क्रियाक्षार या NaOH या सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में आयोडीन के साथ में गर्म करने पर आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। आयोडोफार्म क्रिया कहलाती है। ये देखिए एथेनॉल है 4IT6 NaOH के साथ में क्रिया करते हैं, आयोडोफार्म देता है। हैलोफार्म क्रिया वह क्रिया जिसमें मिथिल कीटोन से CHOH समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करके हैलोफार्म यौगिक बनाते हैं। हैलोफार्म क्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए कैसे प्राप्त करोगे, आगे कैसे प्राप्त करोगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, वह एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल तथा एथिलीन, डायएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, एसीटोन से क्लोरोफार्म, क्लोरोबेंजीन से DDT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड और ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। एक एक करके देखिए आपको प्राप्त करना है। पहला है 1 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन को एल्कोहलिक की वजह से अभिक्रिया किया तो वो प्रोपीन बना, ठीक है। फिर 1 प्रोपीन को HBr की उपस्थिति में अभिक्रिया किया गया तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बना। दूसरा करा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड को जब KOH से अभिक्रिया किया तो क्या बना आपका एथिल अल्कोहल बना। फिर एथिल ब्रोमाइड को KOH से अभिक्रिया कराया गया तो एथिलीन बना। तीसरा देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जब क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। चौथा है व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जब जल से अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एसीटोन से क्लोरीन अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है क्लोरल CCl3COCH3 बनता है। और जब ये क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्लोरोफार्म बनता है। क्लोरल देखिए आपका क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया करेगा तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका DDT है। DDT का सूत्र आप जानते हैं कि क्या है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक। अगला देखिए बेंजाइल क्लोराइड से आपका बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, प्रेजेंस ऑफ PDR बेरियम सल्फेट से। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रोमोबेंजीन KCN से क्रिया करेगा, जलावटन तो आपका जलावटन करेगा तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। क्या होता है जब, केवल आपको समीकरण देने हैं, क्या होता है जब, ये आपके देखिए क्या होता है जब में आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये 8 क्वेश्चन आपको बताने होंगे। पहला क्वेश्चन है एथेनॉल जब एसिटिक एसिड से क्रिया करता है तो जब एथेनॉल एसिटिक एसिड से क्रिया करता है तो एथिल एथेनॉइड बनता है। दूसरा कह रहा है कि फिनॉल जब ब्रोमीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो फिनॉल जब ब्रोमीन से क्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है। मिथेनॉल अमोनिया से जब क्रिया करता है तो मिथिल एमीन बनता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है जल से तो फिनॉल बनता है। और फिनॉल जब अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, देखिए ये अगला देखिए फार्मिक अम्ल बनाने की विधि आपको बताया गया है कि फार्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में। ये है फार्मिक अम्ल बनाने की विधि। प्रयोगशाला में ग्लिसरॉल को क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड के साथ में 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके फार्मिक अम्ल प्राप्त करते हैं। ये अब आप इसमें गोलपेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा क्रिस्टल ऑक्जेलिक अम्ल लेकर के मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड गैस संश्लेषण के साथ निकलते तथा फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। ये इस ब्लेंड को लेड कार्बोनेट के अधिक में गर्म करते हैं, जिससे फार्मिक अम्ल लेड फॉर्मेट में परिवर्तित होता है, जिसे छानकर धोकर सुखा करके शुष्क हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की धारा में 100 से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर शुद्ध फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये अब चाय गुण देखिए टॉलरेंट अपक्रमक से अभिक्रिया, यह टॉलरेंट अपक्रमक
को अपचयित कर काला उच्छेद देता है। जी, फेलिंग के साथ में क्रिया फार्मिक अम्ल फेलिंग ब्लेंड के साथ में अपचयित होकर के लाल उच्छेद देता है। अगला आ गया आपका महत्वपूर्ण अपक्रिया है, ये भी आपको हर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो एल्डोल संघनन कैनिजारो HB हर मेरे मॉडल पेपर में आपके लिए ये उपस्थित है। एल्डोल संघनन वह एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देता है। यह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ये ऐसे आपका कैनिजारो अपक्रिया है। कैनिजारो अपक्रिया वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, सांद्र अन्य OH तथा KOH के साथ में अपक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण या अल्कोहल देते हैं। यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। ये है ना, HBZ अपक्रिया, क्लीमेंसन अपक्रिया और विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया, ये आपको दोनों मतलब सभी अपक्रिया पढ़नी है। इस अपक्रिया में से एक अपक्रिया, ये दो आपको निश्चित रूप से आना है। कैसे प्राप्त करोगे? एसिटामाइड से मिथिलेमिन। ये देखिए, एस्टिल एमाइड से मिथिलेमिन, तो एस्टिल एमाइड को Br2 KOH के साथ में अपक्रिया करेंगे तो मिथिलेमिन यानी C3 NH2 प्राप्त होगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा अपक्रिया क्या करा? प्रोपियोनिक अम्ल से एथिलेमिन, ये प्रोपियोनिक एसिड है, ये अपक्रिया करेगा तो एथिलेमिन आपको प्राप्त होगा। ठीक है। चौथा अपक्रिया है प्रोपेनामाइड, अपक्रिया करके एथिलेमिन बनता है और एनिलीन एसिटेल्डिहाइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिक के साथ अपक्रिया से बनने उत्पाद की संरचना। पहला है हाइड्रॉक्सी एमीन। तो हाइड्रॉक्सी एमीन, ग्लूकोज का हाइड्रॉक्सी एमीन से अपक्रिया, तो पहला ये अगर ग्लूकोज हाइड्रॉक्सी एमीन से अपक्रिया करेगा तो ग्लूकोज ऑक्सिम बनाएगा। ग्लूकोज का हाइड्रायोडिक अम्ल से अपक्रिया, तो ग्लूकोज जब हाइड्रायोडिक अम्ल से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? 2-आयोडोहेक्सेन, और फिर ये अपक्रिया करेगा HI से तो नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, जब नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकेरिक एसिड बनेगा। ब्रोमीन से अपक्रिया, जब ब्रोमीन से अपक्रिया करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और एसिटिक एसिड। बस। अगला कह रहा है, ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अल्कोहल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न या हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्साइड व्युत्पन्न होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र ROH होता है, जिनका क्रियात्मक समूह क्या है? OH है। अल्कोहल के प्रकार, अल्कोहल के समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक यानी 1 OH समूह, डाईहाइड्रिक यानी 2 OH समूह और ट्राईहाइड्रिक यानी 3 OH समूह जिसमें उपस्थित होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, जैसे ग्लिसरॉल। दूसरा है हाइड्रॉक्सी समूह रखने वाले कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक अल्कोहल OH समूह वाले कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल को पुनः निम्न 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है: प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हैलो एल्केन के किसी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। तो ये देखिए, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हैलो एल्केन के जलीय NaOH तथा KOH या नम सिल्वर पर संगत अल्कोहल प्राप्त होता है। ये
साइनो द्वारा प्रतिस्थापन, इम्यूनो द्वारा प्रतिस्थापन ये। ठीक है, तो ये रहा आज का अंतिम सवाल। ठीक है, बस दोस्तों मस्त रहें, पढ़ते रहें और बने रहें हमारे साथ, और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।